हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में वन टाइम कंप्लीट नहीं करने वाले, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आज कंप्लीट कर सकते हैं उतना ट्राई करेंगे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर अभी तक आपने कुछ भी साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो मैंने अभी से लेकर आपके एग्जाम तक जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे, अगर आप उतना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका स्टेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसकी गारंटी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्ट किया हुआ है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एग्जाम का डेट आउट हो चुका है और फॉर्म भी फिल की जा रही है। अगर आप सच में सीरियस हो, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एनी हाउ पेपर आपका क्वालिफाई हो, तो जो ये नोट्स है आपका 3000 साइकोलॉजी का क्वेश्चन जो आपके सिलेबस 15 यूनिट से बनाए गए हैं, अगर इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। जिसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, ये कंप्लीट आपको मिलेगा। साथ में चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट, 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में कंप्लीट नोट्स। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वो अवस्था जिसमें बच्चा प्रतीकों और भाषा का उपयोग शुरू करता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, जिस स्टेज में बच्चा जो होता है सिंबल का यूज करता है और लैंग्वेज का यूज करता है, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट या फॉर्मल। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। उनका आंसर गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, सेंसरी मोटर का जो स्टेज होता है 0 से 2 वर्ष होता है, जबकि प्री ऑपरेशनल का जो स्टेज होता है 2 से 7 वर्ष के बीच होता है, जहाँ पर बच्चे जो होते हैं सिंबल और लैंग्वेज का यूज करना शुरू करते हैं। एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर बच्चे वस्तुओं के प्रतीकों के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग से नहीं सोचते हैं। लॉजिकल थिंकिंग कब आती है तो कंक्रीट में आती है। इसमें भी आपका जो इसका टाइम ऑफ पीरियड होता है 7 से 11 होता है, और जो आपका फॉर्मल होता है, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है 2 से 7, और 7 से 11 आपका फॉर्मल स्टेज होता है। ठीक है, इस स्टेज का भी टाइम ऑफ पीरियड पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक के रूप में किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन यॉन पॉलाव, वी.एफ. स्किनर, जॉन वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आपको पता होगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के जन्मदाता यॉन सॉरी बी.एफ. स्किनर को माना जाता है। ठीक है, बी.एफ. स्किनर, जिन्होंने व्यवहार को पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। पावलोव ने शास्त्रीय कंडीशनिंग पर काम किया था। देखो, सब मैं डिटेल में बता देता हूँ। बी.एफ. स्किनर से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया, तो बी.एफ. स्किनर ने दिया है। अगर आपसे पूछ ले रिफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया है, तो बी.एफ. स्किनर ने दिया है। बी.एफ. स्किनर ने किस पे अपना प्रयोग किया था, तो चूहे और कबूतर पे किया था। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव रिफोर्समेंट, नेगेटिव रिफोर्समेंट के बारे में कौन बात करते हैं, तो बी.एफ. स्किनर बात करते हैं। तो इतने सारे पॉइंट आपके बी.एफ. स्किनर से बन सकते हैं, जो आप नोट डाउन कर लेना। जॉन पॉलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो क्लासिकल सिद्धांत दिया था। उसको हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय कंडीशनिंग। ठीक है, जॉन वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, और अल्बर्ट बंडूरा आपके बहुबुद्धि सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सारे पॉइंट को याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि मैस्लो के आवश्यकताओं की श्रेणी में आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता सबसे ऊपर है। आपने पढ़ा होगा आवश्यकता का सिद्धांत, जो 5 स्टेज होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे ऊपर का जो सिद्धांत है आवश्यकता कौन सा है, बेस लेवल, सेकेंडरी लेवल, टॉप लेवल या फोर्थ लेवल।
तो जो आपको पता होगा कि जो सबसे टॉप पे होता है उसको कहते हैं टॉप लेवल। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था सबसे ऊपर को क्या बोलते हैं? तो सबसे ऊपर वाले को हम टॉप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टॉप पे क्या होता है? अगर पूछ चले कि सबसे टॉप पे जो 5वां लेवल है उसका क्या नाम है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जो सबसे ऊँची स्तर पे है वो तब पूरा होता है जब बुनियादी और सामाजिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, तब कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम एक तटस्थ उत्तेजनाओं को एक अनुसृत उत्तेजना से जोड़ते हैं, सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन शास्त्रीय कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अवलोकन सीखना या अंतर्दृष्टि सीखना। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। जस्ट मैंने आपको बताया था क्लासिकल कंडीशनिंग के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पावलोव को माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत कितने मनोसामाजिक अवस्थाओं को शामिल करता है? ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 4, 6, 8 या 10। तो बहुत लोग का आंसर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के 8 अवस्थाएं दी हैं, जो कि जीवन के जितने भी विभिन्न चरण होते हैं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, उनको चुनौती देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आईक्यू शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब आईक्यू शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछे गए थे, जो काफी आसान थे, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था। तो बताइए आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। याद रखिएगा कि जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है एक बुद्धि लब्धि होता है, जो कि व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के सिद्धांत में व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ईद, ईगो और डैश। मतलब 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ईद, ईगो और थर्ड में क्या फील होगा, फिल इन द ब्लैंक में आपको ये बताना है। सुपर ईगो, लिबिडो, थनाटोस या ऑक्टाइप। तो आपको आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा थर्ड ऑप्शन होता है सुपर ईगो। ठीक है, ईद क्या करता है? ईद आपका प्रवृत्तियां होता है, ईगो आपका रियल इमेज होता है और सुपर ईगो नैतिकता और सामाजिक नियम बताता है। तो 3 भाग में बटे गए और तीनों की पहचान क्या है मैंने आपको भी बता दी है, जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है कि कोलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर हैं? पहला ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो आपके एग्जाम तक ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस कराया जाए, तो जितने वीडियो को लाइक होंगे उतना हमें पता चलेगा वीडियो आप डेली चाहते हो। तो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। अगर अभी तक कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, अगर एग्जाम तक जो भी वीडियो आपको मिलेगा उतना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, आपका आसानी से पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी गारंटी है। बस आप वीडियो को लाइक और सपोर्ट बनाए रखिए, आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। बस उतना क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो कोलर वर्ग का नैतिक विकास कितने स्तर होते हैं, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है प्री कन्वेंशनल, सेकंड होता है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 होते हैं। और प्रत्येक में देखो जैसे 3 नाम हो गए, पहला हो गया
प्री कन्वेंशनल, दूसरा हो गया कन्वेंशनल और थर्ड हो गया पोस्ट कन्वेंशनल, और तीनों के दो दो अलग उप स्तर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि सब स्टेज कितने होते हैं, तो सब स्टेज आपके 6 होते हैं, और आपका स्टेज पूछ ले तो स्टेज आपका 3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने के प्रभाव का नियम किसने प्रस्तावित किए? द लॉ ऑफ इफेक्ट इज लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय यॉन पाउलाउ, थर्नडाइक, स्किनर या वाटसन? अगर आपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा होगा तो लॉ ऑफ इफेक्ट उनके द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, जिसमें कहा गया था जो आपका पॉजिटिव रिजल्ट होता है, जो आपका सकारात्मक परिणाम होता है, वो व्यवहार को मजबूत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के कितने बुद्धियां शामिल हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी, ये सवाल आना एग्जाम में हमेशा कंफर्म माना जाता है। तो 5, 7, 8 या 9? तो याद रखिएगा कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में टोटल 9 प्रकार बताए गए हैं, 9 बहुबुद्धि का सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें कि भाषा, तार्किक, गणितीय, संगीतमय, आत्मबोध, ये सब इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के सिद्धांत में ठोस सक्रियात्मक अवस्था की उम्र के बीच होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कंक्रीट ऑपरेशन, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सारे स्टेज बताए भी थे, और उनके साथ एज भी मैंने मेंशन किए थे कि कौन स्टेज का कितना एज होता है। तो आपको बताना है कि कंक्रीट ऑपरेशन जो थर्ड स्टेज है उसका एज ऑफ पीरियड क्या होता है। तो याद रखिएगा 0 से 2 आपका सेंसरी मोटर होता है, 2 to 7 आपका प्री ऑपरेशनल होता है, 7 to 11 कंक्रीट होता है, और 11 to 15 आपका फॉर्मल होता है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बंडूरा का अवलोकन के माध्यम से सीखने की अवधारणा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन मॉडलिंग, नकल, शुद्धिकरण या पनिशमेंट? जो भी चीज़ आप व्यवहार को देखकर या नकल करके सीखते हो उसे कहते हैं मॉडलिंग। ठीक है, उसे कहते हैं हिंदी में अनुकरण करना। जब आप कुछ भी सीखते हो, चाहे आप अच्छा चीज़ सीखो चाहे गलत, उसे कहते हैं मॉडलिंग करना, दूसरों की नकल करना, दूसरों को देखकर उनका बिहेवियर सीखना। चाहे आप आजकल रील देखते हो, रील में बहुत चीज़ें सही भी होती हैं गलत भी होती हैं, जो उसे कॉपी करते हैं इंसान, उसे देखकर लोग सीखते हैं, उसे कहते हैं मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, उपलब्धि की आवश्यकता एक प्रमुख अवधारणा किसका है? मैस्लो का सिद्धांत, मैकलीलैंड का सिद्धांत, हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत या एल्डरफर का सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बहुत सारे आंसर गलत आ रहे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। मैकलेलैंड ने उपलब्धि, शक्ति और संभटक की आवश्यकताओं पर आधारित प्रेरणा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, शास्त्रीय कंडीशनिंग में अनुशर्त प्रतिक्रिया क्या है? पहला ऑप्शन सीखा हुआ, तटस्थ, स्वचालित या शर्तबद्ध? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑटोमेटिक। क्योंकि शास्त्रीय कंडीशनिंग में जो अनुसरण प्रतिक्रिया है वो स्वचालित होती है, और सीखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे कि अगर आप भोजन देखते हो, भोजन देखकर आपके मुंह में पानी आना, वो आपके ऑटोमेटिक स्वचालित माना जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि विगोटस्की के निकटवर्ती विकास क्षेत्र में संदर्भित करता है। जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जीओपी, ठीक है, जीओपी या जेपीडी, ठीक है, इसको जेपीडी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि निकटवर्ती विकास के क्षेत्र में। तो उसका मतलब क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अकेले बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चा मदद से क्या कर सकता है, स्वतंत्र सीखना या केवल सहपाठी सीखना। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखो, आपका जो होता है जीपीटी क्या होता है, जोन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा आप थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट करते हो, जब उसको आप गाइड करते हो, तो बच्चा जो होता है, बच्चा या सपाटी जो भी हो, वो आपको उसकी मदद से बच्चा जो होता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। उसे कहते हैं व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विथ हेल्प, मतलब किसी के हेल्प से बच्चा जो होता है वो आगे बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिग 5 व्यक्तित्व लक्षणों में खुलापन, विवेकशीलता, भयमुक्तता, सहमता और शामिल है। आपको पता होगा बिग 5 थ्योरी में 5 आपके सिद्धांत हैं, इसमें बिग 5 5 शामिल होते हैं। तो पहला एक हो गया, 2, 3, 4। तो पांचवा कौन सा शामिल है आपको ये बताना है। फिफ्थ नंबर पे जो 5 बिग थ्योरी है उस इन ऑप्शन में से कौन सा है आपको ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि पांचवा ऑप्शन कौन सा है। इन पांचों का नाम आप नोट डाउन भी कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि पांचों का नाम हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्व प्रभावशीलता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहला ऑप्शन कॉल रोजर्स, अल्बर्ट बंडूरा, एब्राहम मैस्लो या सिमोन फ्राइड। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर हाई लेवल क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन मैंने शामिल किया है। इसलिए मैंने कहा था कि एग्जाम तक आपको इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करा दूंगा कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि जो भी बैक टू बैक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैंने शामिल किया हुआ है। तो बस आप वीडियो क्लास तक देखते रहिए, वीडियो को सपोर्ट बनाए रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा उसका टेंशन मुझ पे रहने दो, जो आपको दिए जा रहे हैं बस उसे आप अच्छे से कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 17 का बहुत लोग का आंसर गलत आ रहा है। क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बहुत लोग आंसर कॉल रोजर्स टेक आउट कर रहे थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एल्बर्ट बंडूरा। क्योंकि एल्बर्ट बंडूरा ने स्व प्रभावशीलता की अवधारणा दी जिसमें व्यक्ति की अपनी क्षमताओं में विश्वास को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेंट कंडीशनिंग में पुरस्कार के बाद आने वाला व्यवहार संभावित हो के रूप में आता है। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या पूरी तरह रुक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इंक्रीज, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन काफी आसान है। संज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञान का अर्थ होता है कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब होता है जितने भी आपकी मानसिक सोच होती है, जैसे कि सोच हुआ, स्मृति हो गया, समस्या समाधान हो, उसको संदर्भित करते हैं। जो भी आप लॉजिकल थिंकिंग करते हो उसे आता है मेंटल प्रोसेस, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रक्षा तंत्र भावनाओं को सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ने से संबंधित है। पहला ऑप्शन दमन, प्रक्षेपण, विस्थापन या इंकार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, डिस्प्लेसमेंट, जिसका मतलब होता है विस्थापन में व्यक्ति अपनी इमोशन को मूल्य लक्ष्य के बजाय सुरक्षित लक्ष्य पर ध्यान देता है। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 21, हार्टोन प्रभाव व्यवहार में परिवर्तन को संदर्भित करता है क्योंकि दूसरों द्वारा अवलोकन, आर्थिक पुरस्कार, आंतरिक प्रेरणा या दंड। अगर आपने हार्टोन प्रभाव पढ़ा होगा तो उसमें जिक्र होता है कि जो लोग होते हैं वो अवलोकन किए जाने पर अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं, उसे कहते हैं हार्टोन प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, दूसरों द्वारा अवलोकन। फ्रॉइड के सिद्धांत में ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो एक जीन सिगमंड फ्रॉइड का काफ़ी विवादित एक स्टेज है, जो बहुत इसको लेकर विवाद भी हुआ। तो आपको बताना है कि फैलिक स्टेज किस स्टेज में होता है। देखो, ओडिपस जो स्टेज होता है वो आपके लैंगिक अवस्था होता है, जिसका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है फैलिक स्टेज, जिसका टाइम ऑफ पीरियड होता है 3 से 6 वर्ष। ठीक है, याद रखना कि फैलिक स्टेज 3 से 6 वर्ष का स्टेज होता है, 3 से 6 वर्ष का, जिसमें बच्चा जो होता है वो एक अपोजिट सेक्स को लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। मतलब जो अगर एक बच्चा है जो बॉय है, वो अपने मम्मी के प्रति, जो माता है उसके प्रति काफ़ी अट्रैक्शन होता है, और जो गर्ल्स है वो आपके पिता के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट होता है, विपरीत लिंग आकर्षण महसूस करता है। इसलिए आपने देखा होगा जो बच्चों में जो लड़की होती है वो अपने पिता को काफ़ी पसंद करती है, उनमें ज़्यादा प्यार होता है, और जो मम्मी होती हैं वो लड़कों में काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो उस स्टेज पर होता है जो फैलिक स्टेज होता है, जो अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। ठीक है, इनके काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था इसको लेकर सिगमंड फ्राइड के लिए, जिस स्टेज को कहते हैं फैलिक स्टेज। तो इसका जो स्टेज ऑफ टाइम ऑफ पीरियड होता है वो 3 से 6 वर्ष होता है, इसे भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में स्कीमा शब्द का अर्थ क्या है? काफी आसान क्वेश्चन है। देखो, स्कीमा क्या है? स्कीमा एक तरह का आपका मानसिक ढांचा होता है जो जानकारी को व्यवस्थित करने और समझने में काफी मदद करता है, जिसको कहते हैं ए मेंटल फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, अचेतन मन की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? अनकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कॉल जूंग, सिगमंड फ्राइड, जॉन वाटसन या विलियम जेम्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सिगमंड फ्राइड। कई बार आपने पढ़ा होगा अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं सिगमंड फ्राइड, जिसके अंदर दमित इच्छाएं और आपकी स्मृतियां शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्टू प्रभाव क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कॉग्निटिव इंटरफेरेंस। क्योंकि स्टू प्रभाव से जितने भी आपके परस्पर विरोधी होते हैं, जैसे कि रंग, आपका शब्द, उसके कारण आपके कॉग्निटिव इंटरफेरेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके बीपीएससी और स्टेट में पूछा हुआ सवाल है कि एरिक्सन के सिद्धांत में किशोर अवस्था का संघर्ष किसे कहते हैं? विश्वास बनाम अंधविश्वास, पहचान बनाम भूमिका, आत्मीयता बनाम अलगाव या सृजनशीलता बनाम ठहराव। तो बहुत लोग इसका गलत आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग का आंसर ए आ रहा है, तो ए आपका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, आइडेंटिटी बेस रोल कंफ्यूजन। किशोर अवस्था में एरिक्सन के अकॉर्डिंग 12 से 18 वर्ष आपका आइडेंटिटी, मतलब हर इस एज में आपको पहचान, खुद की पहचान बनाने के लिए इंसान के अंदर ललक होती है, जो कि उसको भूमिका को लेकर संघर्ष करना पड़ता है अपने किशोर अवस्था के एज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, शास्त्रीय कंडीशनिंग में विलोपन शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन 27 का क्या होगा। तो मैंने कई बार बताया भी है कि विलोपन तब होता है जब आपके शर्तबद्ध उत्तेजना के बिना प्रतिक्रिया धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, तब आपका विलोपन होता है। जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कॉल रोजर्स के अनुसार व्यक्तिगत विकास किसके लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन बिना शर्त सकारात्मक सम्मान,
सशर्त प्रेम, कठोर अनुशासन या बाहरी पुरस्कार? तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। यहाँ पर क्लासेस का नोटिफिकेशन कब क्लास होगा, पीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड पेज में क्या अपडेट है, हर एक चीज़ आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सबको ही कर दो, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। बिना लाइक अगर आप नहीं करते हो तो मुझे लगेगा वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि वीडियो कंटिन्यू ना किया जाए। तो वीडियो आपके लाइक पर डिपेंड करता है कि आप वीडियो चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट किसके द्वारा प्रक्रिया है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, सांख्यिकी तंत्रिका तंत्र जिसमें आपको फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया को सक्रिय करता है, जो कि तनाव में स्थिति में शरीर को तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बाय स्टैंडर प्रभाव ये सुझाता है कि लोग मदद करने की कम संभावना रखते हैं जब डैश होते हैं, वो अकेले होते हैं या समूह में हो या अधिक प्रेरित हो या पुरस्कृत हो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावलाओं को प्रयोग में घंटी शुरू में क्या थी? एक शर्तबद्ध उत्तेजना थी, अनुशर्त उत्तेजना थी, तटस्थ उत्तेजना थी या शर्तबद्ध प्रतिक्रिया थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्वेश्चन 31 का आंसर क्या होगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करेंगे, जिसका भी आंसर राइट होगा उस कमेंट में लाइक कर दूंगा। और साथ में मुझे बता सकते हो कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपको और कितनी मेहनत करनी है। जो हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो सिर्फ आपको 500 पे करना है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। साइकोलॉजी से आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट, साइकोलॉजी से 3000 क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी का अलग आपको सेट मिलेगा 11-12 का, प्लस थ्योरी, प्लस आपको जो 50 मार्क्स का या बीपीएससी के लिए 70 मार्क्स का जो नोट्स है उसे कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके सिर्फ 5 मिनट में ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लेके पहुँचेंगे, कीप साइलेंट।